सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव टू स्टार्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। तो राइट डाउन द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। The number of collisions per second per unit volume of the container among the gaseous molecules is known as collision frequency. The number of collisions per second per unit volume of the container among the gaseous molecule is known as collision frequency. तो collision frequency कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ assumptions लेते हैं. So write down those first. For calculation of collision frequency, we take following assumptions for ideal gas samples. तो पहला assumption तो वही है जो हम लोगों ने KTG के टाइम पे लिया था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की शेप, साइज और मास जो है वो आइडेंटिकल होती है. इसमें बस एक एडिशनल बात है कि कोलिजन के बाद भी वो चेंज नहीं होगी. सो राइट डाउन ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड मास. और शेप यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल लेंगे और कोलिजन के बाद ये चेंज नहीं होगा. सो ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल in shape, size and mass and it will not change after collision. मतलब कोलिजन होने के बाद किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का शेप, साइज या मास में कोई चेंज नहीं आएगा. स्पेशली शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ध्यान देना है. और दूसरा पॉइंट, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है वो आपको पता है सब अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं. V1, V2, V3, Vn. हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तब आपको पता है कि हर गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है. बट यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से चल रहे हैं और वो एक ही स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड है. तो हमने मान लिया कि हमारे सारे गैसेस मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड से मूव कर रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट में ऑल मॉलिक्यूल्स मूव्स विद एवरेज स्पीड. ऑल मॉलिक्यूल्स मूव्स विद सेम स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको पता है √8RT/πm. √8RT/πm. तो अब देखो इस चीज को समझना है कि कोलिजन कैसे पॉसिबल है. हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स को स्टडी करेंगे. तो देखो हमने सबसे पहले क्या करा, 3 मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल 1 ये है, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल है. मैंने उनको मार्क किया मॉलिक्यूल नंबर 1, 2 एंड 3. अब देखो क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल 1 है वो यू एवरेज की स्पीड से चल रहा है, 2, 3 भी उसी स्पीड से चल रहे हैं. तो अभी हमने इनिशियली मान लिया कि केवल मॉलिक्यूल नंबर 1 मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे है. तो देखो जब मॉलिक्यूल नंबर 1 मूव करेगा तो ये हर उस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा. देखो उसमें मॉलिक्यूल 2 और 3 इसको जस्ट टच करते हुए निकल रहे हैं. तो आपने देखो मॉलिक्यूल नंबर 2 के सेंटर और 3 के सेंटर से एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बनाया हुआ है. तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूल नंबर 1 जो है हर उस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा जिसका सेंटर इस सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा. तो देखो इससे कोलाइड करेगा. मॉलिक्यूल का सेंटर अगर इसके बाहर होगा तो इससे कोलाइड नहीं करेगा. समझ आ रही बात नहीं? हर वो गैसेस मॉलिक्यूल कोई बस सेंटर बाहर होना चाहिए. जैसे मान लो इसका पार्शियल पार्ट अंदर भी आ जाए और सेंटर बाहर पे है तो ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड नहीं करेगा. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया. तो एक हमारा गैसेस मॉलिक्यूल 1 है जो यू एवरेज स्पीड से चल रहा है, जिसका डायामीटर हमने सिग्मा माना हुआ है. तो अगर डायामीटर सिग्मा है तो यहाँ पे देखो 3-4 चीजों को हम सिग्मा समझ सकते हैं. ये मॉलिक्यूल का डायामीटर है सिग्मा. पहले ध्यान से देखो, ये आपके मॉलिक्यूल का डायामीटर है सिग्मा. लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल की रेडियस और दूसरे मॉलिक्यूल की भी रेडियस ले लें तो ये दोनों की जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो भी सिग्मा है. और जिस सिलेंडर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इससे कोलाइड करेंगे, तो अगर उसकी रेडियस देखोगे तो वो भी है सिग्मा. ठीक है, तो आइडली वी कैन से कि यहाँ पे जो सिग्मा है उसको कोलिजन डायमीटर बोल रहे हैं, जो कि मॉलिक्यूल का भी डायमीटर है. या इसको अगर सिंपलेस्ट टर्म में लिखें तो इट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज आ सकते हैं वो क्या होगा, एक दूसरे को टच करके निकल जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाद में कॉम्प्रेस तो हो नहीं सकते. तो क्या होगा कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स है उसको भी सिग्मा लिख सकते हैं. सिग्मा को हम लोग कोलिजन डायमीटर भी बोल रहे हैं. या फिर मैंने बोला कि अगर ये मॉलिक्यूल यू एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका अगर हम दोनों जिस तरफ से जहां जिन जिन मॉलिक्यूल्स को ये टच करके निकल सकता है उसको कनेक्ट करते हुए एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बना दें, तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर आएंगे वो सब इससे कोलाइड करेंगे. तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी सिग्मा है. और अगर हम सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग
collision cross section which can be pi r square or we'll simply say pi sigma square. समझ आया मैंने इतना कॉन्सेप्ट? तो हमने क्या करा, अज्यूम किया कि एक हमारा गैसेस मॉलिक्यूल है जो स्फेरिकल शेप का है जिसका डायमीटर सिग्मा है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अगर टच करते हुए निकल रहा है तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसको भी सिग्मा बोल सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल अगर यू एवरेज स्पीड से चल रहा है तो हमने इसके दोनों तरफ क्या करा, सिग्मा रेडियस का एक सिलेंडर क्रिएट किया। तो उस सिलेंडर के अंदर किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सेंटर उस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा वो इस मॉलिक्यूल से जरूर कोलाइड करेगा। तो हम इस सिलेंडर का जो रेडियस है सिग्मा, वो भी वही चीज है जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है, इसलिए आप हम लोगों ने क्या लिखा, कोलिजन क्रॉस सेक्शन विच इज पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, समझ गया पहले इतनी बात? इतना पहले नोट करिए, फिर हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप सारे पैरामीटर्स नोट कर लीजिए। अब देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़े पहले अजम्पशन लेते हैं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग फाइनली कोलिजन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे, पहले हम स्टेप बाय स्टेप कुछ पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले केस 1 लिया। केस 1 में हमने अज्यूम करा कि केवल गैसेस मॉलिक्यूल 1 मूव कर रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं। तो पहले केस 1 लिखो, व्हेन ओनली गैसेस मॉलिक्यूल 1 is moving with speed of u average and all other molecules of gaseous sample are at rest. When only gaseous molecule 1 is moving with speed of u average and all other molecules of gaseous sample are at rest. तो इस कंडीशन में अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, या बेटर टू से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिससे मॉलिक्यूल नंबर 1 कोलाइड करेगा वो नंबर लिखना चाहते हैं पर यूनिट टाइम, सो दिस इज Z1 प्राइम। तो आप देखो अगर हमारे पास 1 सेकेंड का टाइम है, क्योंकि हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मतलब 1 सेकेंड में ये मॉलिक्यूल नंबर 1 कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा ये निकालने वाले हैं हम। तो आप देखो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू एवरेज। ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, यू एवरेज मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल यू एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू एवरेज। तो जिस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इससे कोलाइड करेंगे, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सिलेंडर का रेडियस है सिग्मा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई सिग्मा स्क्वायर और लेंथ हो गई यू एवरेज। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, तो उसका वॉल्यूम बनेगा पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज। ये हो गया वॉल्यूम। और अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n/v है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर v है, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, n/v। अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n/v है और इसको हम टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो पर सेकेंड इस मॉलिक्यूल नंबर 1 से कोलाइड करेंगे। तो इसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू n/v। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर है और v हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। तो हम n/v को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में लिख रहे हैं n स्टार। तो हम अपने z प्राइम को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू n स्टार। ये आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई अगर केवल एक ही गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सब रेस्ट पे है। और जो एक गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, यू एवरेज। ठीक है, सो दिस वैल्यू कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल कम आउट टू बी पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू n स्टार, क्योंकि ये 1 सेकेंड के अंदर जितना एरिया स्वाइप हुआ है उसका सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके अंदर जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इससे कोलाइड करेंगे, सो दिस विल बी द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सर ये चीज नहीं क्लियर हुई। तो हमने क्या करा, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स को 1 बाय 1 मूव कराना है। तो केस 2 में हमने क्या करा, तो पहले लिखो इसको, व्हेन ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। केस 2 में हमने सारे मॉलिक्यूल्स को मूव करा दिया। सो व्हेन ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग then it is assumed that on an average molecule collides while approaching each other perpendicularly
when all the gaseous molecules are moving, then it is assumed that on an average molecules collides while approaching each other perpendicularly. Then average velocity along the centers will be root 2 u average. Then average velocity along the centers will be root 2 u average. मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है और ये एक मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है यू एवरेज से, तो अगर हम इनके सेंटर्स के अराउंड स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट 2 यू एवरेज बन जाएगा। ये यू एवरेज से इधर आ रहा है और ये यू एवरेज से इधर आ रहा है। अच्छा, कोलिजन के केस में आपको क्लियरली मालूम है कि केवल वही दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर पाएंगे जिनका लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो है, जिस लाइन पे वो कोलाइड करने वाले हैं उस पे सेम टाइम पे सेम जगह पहुंच जाएं। मतलब केवल ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, इससे नहीं पता चलेगा कि ये कोलाइड करेगा नहीं करेगा। ये लाइन भी सेम प्लेन में होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ऐसे दो लाइन क्रॉस करी तो जरूरी नहीं यहाँ पे कोलिजन हो। यहाँ कोलिजन तभी होगा जब ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे होंगी। अगर एक लाइन एक प्लेन पे और एक लाइन उसके ऊपर वाले प्लेन से, तो दोनों से मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बिना कोलाइड करे। तो कोलिजन तभी पॉसिबल है व्हेन दे अप्रोच इन द लाइन ऑफ, जिस लाइन पे कोलिजन होने वाला है उसी लाइन के अलॉन्ग अप्रोच करने वाले हैं और एक ही प्लेन में रहें, तब कोलिजन पॉसिबल है। तो हमने अज्यूम करा कि ऑन एन एवरेज सारे मॉलिक्यूल्स तभी कोलाइड कर रहे हैं व्हेन दे आर अप्रोचिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने अगर इनकी लाइक अलोंग द सेंटर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट 2 एवरेज बन जाएगी। तो अब अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को मूव कराते हैं, इसका मतलब पहले वाले केस में जो मॉलिक्यूल यू एवरेज स्पीड से चल रहा था, अब उसको रूट 2 यू एवरेज स्पीड से चला दो। तो जैसे ही रूट 2 यू एवरेज स्पीड से चला दोगे तो अब ये कोलिजन कौन सी आ जाएगी, जब सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उस कंडीशन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम विल बी Z1। पहले हमने Z1 प्राइम लिखा था, अब इसको Z1 लिख रहे हैं। तो बस अंतर क्या होगा कि जो वैल्यू हम लोग पहले यू एवरेज के साथ लिख रहे थे वो अब रूट 2 यू एवरेज के साथ लिखेंगे। सो नाउ दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी Z1 इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू रूट 2 यू एवरेज इनटू एन स्टार। पाई सिग्मा स्क्वायर रूट 2 यू एवरेज इनटू एन स्टार। सो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। अब चूंकि ये एक ही गैसियस सैंपल है तो यहाँ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन का हमारे लिए मतलब होता है Z11। इस सिंबल को जरा सही से समझना है। Whenever we write Z11, इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल 1 अपने ही जैसे दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल 1 से कोलाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे Z12 लिखा होता तो इसका मतलब होता है गैसियस मॉलिक्यूल 1 दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल 2 से कोलाइड कर रहा है। मतलब जैसे हमने मान लो एक कंटेनर में हीलियम गैस ले रखी है तो हीलियम केवल हीलियम से कोलाइड करेगा। बट अगर उसी कंटेनर में हीलियम और नियॉन दोनों ले रखे हैं तो हीलियम हीलियम से भी कोलाइड कर सकता है और हीलियम नियॉन से भी कोलाइड कर सकता है। तो जब हीलियम का नियॉन से कोलिजन लिखेंगे तो उसको Z12 लिखेंगे, और जब हीलियम का हीलियम से कोलिजन लिखेंगे तो Z11 लिखेंगे। नियॉन का नियॉन से कोलिजन लिखेंगे तो भी Z11 लिखेंगे। तो Z11 का मतलब गैसियस मॉलिक्यूल 1 अपने ही जैसे गैसियस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है। सो एज इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के कोलिजन्स का नंबर लिखना है। तो अगर हम Z11 निकालना चाहते हैं तो ये एक्चुअली में क्या आएगा, ये एक्चुअली में आएगा हाफ ऑफ number of molecules per unit volume, half of number of molecules per unit volume, half of number of molecules per unit volume into, मतलब per unit volume में जितने molecules हैं उसका half into number of collisions by each molecule into number of collisions by each molecule। यानी हर मॉलिक्यूल जितने कोलिजन कर रहा है वो टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका हाफ कर दें तो ये हमारा Z11 बताएगा। बताओ पहले आप ये चीज समझ पाए, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय ईच मॉलिक्यूल। थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो समझ जाओगे। सर इसका मतलब कि जो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स दोनों के आधे आधे हैं। आधे आधे क्यों है, गैसेस मॉलिक्यूल 1 से कोलाइड कर रहा है, मतलब कोई भी हीलियम मॉलिक्यूल अपने ही जैसे किसी दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जा रहा है। हाफ क्यों करा वो भी एक मिनट में समझाता हूं मैं आपको। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय ईच मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल जितने कोलिजन कर सकता है वो कोलिजन, जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई करा, ये टोटल कोलिजन आ गया। और उसको हाफ क्यों करा, हाफ इसलिए करा क्योंकि मॉलिक्यूल नंबर 1 का 2 से कोलिजन और 2 का 1 से कोलिजन, ये तो एक ही बात है ना।
आप एक मॉलिक्यूल के सारे कोलिजन लिख रहे हो और उस यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये टोटल कोलिजन आ गए। बट हमने सारे कोलिजन डबल काउंट नहीं करे। मॉलिक्यूल 1 जब 2 से कोलाइड कर रहा है तो भी तुम उसे काउंट कर रहे हो, और जब 2 1 से काउंट कर रहा है तब भी काउंट कर रहे हो, तो इसलिए हमने फैक्टर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी समझ आया? यस। तो बस अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n स्टार एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट पर मॉलिक्यूल इज Z1। एक मॉलिक्यूल के टोटल कोलिजन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज Z1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज Z स्टार n स्टार। तो बस वैल्यू पुट करो तो इट इज 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर √2 U एवरेज इनटू n स्टार स्क्वायर। ठीक है, और अब अगर इसको ध्यान से देखो तो √2 पर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केस बन जाएगा Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n स्टार स्क्वायर। ये आपकी एक्चुअल कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई जो आपको लर्न कर लेनी है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे किसी भी गैसियस सैंपल में, उनका पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर आएगा, दैट नंबर विल बी दिस। ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला बन गया जो आपको लर्न करना है। Z11 is 1/√2 pi sigma square U average into n star square. So now case number 4 is total number of bimolecular collisions in between two gaseous molecule। मतलब एक ही कंटेनर में दो अलग अलग गैसेस फिल कर दी गई हैं और उन गैसेस के बीच में कितने बाइमोलिकुलर कोलिजन्स हो गए ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला ही लगेगा, बट इसमें थोड़ी ट्रिक होती है, वो समझ लेना है। तो हम इसको लिखेंगे Z12। Z12 का मतलब मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2 के साथ कितने कोलिजन्स करेगा वो लिखना है हमको। तो ये वैल्यू आएगी पाई सिग्मा 1/2 स्क्वायर। सिग्मा 1/2 का मतलब 1/2 जो है वो मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2 का एवरेज डायमीटर है। अभी सबका मतलब समझा रहा हूँ। सिग्मा 1/2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर, अब यहाँ एवरेज स्पीड निकालना थोड़ा ट्रिकी काम होता है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई म्यू। दिस इज अंडर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई म्यू। म्यू को यहाँ पे हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, वो भी एक मिनट बाद सिखाता हूँ आपको। इंटू N1 स्टार इंटू N2 स्टार। ये आपकी बाइमोलिकुलर कोलिजन आएंगे अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं इस चैप्टर में तो ये भी फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। मॉलिक्यूल नंबर 1 2 से कितने कोलिजन करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है पाई सिग्मा 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 8 RT बाई पाई म्यू N1 स्टार इंटू N2 स्टार। इसमें जो सिग्मा 1/2 है उसको बोलते हैं एवरेज डायमीटर। तो मॉलिक्यूल 1 का डायमीटर प्लस मॉलिक्यूल 2 का डायमीटर बाई 2 कर देंगे। ठीक है, एवरेज डायमीटर कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल 1 का डायमीटर प्लस मॉलिक्यूल 2 का डायमीटर बाई 2 कर देंगे तो एवरेज डायमीटर आ गया। म्यू जो है वो एक टेक्निकल टर्म होता है, फिजिक्स में हम लोग उसको यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर टू मास सिस्टम को एक सिंगल मास सिस्टम से रिप्लेस करना होता है तो वहाँ टर्म यूज किया जाता है रिड्यूस्ड मास, और उसको निकालने का तरीका होता है 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/n2। जो दोनों गैसेज हैं उनके मोलर मासेस अगर m1 m2 अलग अलग है तो हम इसको एक बार में लिखने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूस्ड मास यूज करते हैं म्यू। तो 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 होता है। तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जो m1 और m2 है वो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट गैसेज है। सो m1 एंड m2 आर मोलर मासेस ऑफ गैसेज, आर मोलर मासेस ऑफ gases या gas 1 and 2 respectively, molar masses of gas 1 and 2 respectively। तो जो दो अलग अलग गैसेस ले रहे हो जिनका हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना है, उनके मॉलिक्यूलर मासेस अगर m1 और m2 हैं तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते टाइम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। बट दो गैसेस का एवरेज लिखना होता है तो यहाँ पे एवरेज लिखने का तरीका अलग होता है, हम लोग टर्म यूज करते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास लिखने का तरीका क्या होता है, 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो उससे हमने इसको रिप्लेस करा तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास का सब्स्टिट्यूशन आ गया दोनों गैसेस के कॉम्बिनेशन में। तो सेम फॉर्मूला देखो फिर से बन गया पाई सिग्मा स्क्वायर रूट यू एवरेज N1 स्टार इनटू N2 स्टार। और N1 और N2 स्टार जो है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हमने अलग अलग लिख दिया, तो N1 स्टार और N2 स्टार आ गया।
ये बाई मॉलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई फॉर टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे मीन फ्री पाथ। तो पहले मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, it is the average distance traveled by a molecule between two successive collisions. It is the average distance traveled by a molecule between two successive collisions. तो अब देखो, अगर मीन फ्री पाथ निकालना है तो हमने क्या बताया कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल हुई, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड दिस लैम्डा इज एक्चुअली इज इक्वल टू, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ अगर टेक्निकल टर्म में समझना है। सो दिस इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करी वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। तो एक मॉलिक्यूल के जितने टोटल कोलिजन्स हो रहे हैं वो लिख लो, और कितनी डिस्टेंस उसने पर यूनिट टाइम ट्रैवल करी वो लिख लो, तो आपको एवरेज डिस्टेंस पता चल जाएगी दो कोलिजन्स के बीच में। तो जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम है वो कितनी है, यू एवरेज, और जो हमारे लिए नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम अगर लिखेंगे तो वो कितना है, Z1, दोनों का रेशियो लिखना है। अब दोनों फॉर्मूले हमको पता है पहले से, तो एवरेज डिस्टेंस तो हो गई यू एवरेज, यहाँ से Z1 की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यू एवरेज अपॉन, और Z1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। तो अब देखो यू एवरेज कट जाएगा यहाँ से, तो हमारे मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। ये आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बन गया। चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर Z11 याद है तो फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यू एवरेज अपॉन Z1 करना होता है बेसिकली। सो दिस गिव्स यू मीन फ्री पाथ। आपके मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। So now write down a question, मीन फ्री पाथ समझ गया ना, दिस इज लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू एन स्टार। एन स्टार याद है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा जो है वो कोलिजन डायमीटर है। आप देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं सीधे, एडवांस का क्वेश्चन है ये, आपके पैकेज में ही है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस पेपर, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन लिखना है, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू, the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of gas increases x times, then the value of x is, देखो क्वेश्चन में गिवन है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। तो हमने दो पैरामीटर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया है, मीन फ्री पाथ और मीन स्पीड। तो हमने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट लिखा प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिखा ऊपर से देखिए 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार और इंटू यू एवरेज, इंटू यू एवरेज। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार और इंटू रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम। अब जो एन स्टार है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको जरा प्रेशर और टेम्परेचर से पहले रिलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू nRT, और हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में सीख रखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर लिख सकते हैं। तो PV इक्वल टू nRT में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस करें तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर इंटू RT आ जाएगा, और फिर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे तो P इंटू Na इज इक्वल टू N बाई V इंटू RT आ जाएगा।
और n बाई वी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n स्टार। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n स्टार इज इक्वल टू P इंटू NA बाई RT, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर R बाई NA को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, तो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज P बाई KT, क्योंकि जो K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज R बाई NA। तो जहां कहीं भी n स्टार आएगा उसको हम लोग मैथमेटिकली किस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, P बाई KT, यानी n स्टार जो है वो प्रोपोर्शनल टू P बाई T है। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट रिलेट करें हम अपने डिफ्यूजन कोफिशिएंट से, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे लिंक है, ये फॉर्मूला निकल आएगा। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू n स्टार P बाई T के प्रोपोर्शनल है, और वहाँ फॉर्मूले में देखो क्या है, 1 बाई n स्टार है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो हटा दो प्रोपोर्शनलिटी से। यहाँ पे 8 R बाई पाई ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी हट गया फॉर्मूले से। ठीक है, और गिवन गैस है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस, तो उसका मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो वो भी हटा दो। तो केवल फॉर्मूले में कितना टर्म बचा, 1 अपॉन n स्टार। 1 अपॉन n स्टार प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T बाई P, तो ये प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी T बाई P बन जाएगा। देखो T बाई P की प्रोपोर्शनलिटी आएगी। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला क्रिएट करना था। अब जब प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई T बाई T की, तो बात खत्म होगी। उसने टेम्परेचर के लिए केस दे रखा है कि टेम्परेचर T2 जो है वो डबल ऑफ 4 टाइम्स करा है हमने। तो अगर इनिशियल प्रेशर, तो अगर हम फाइनल प्रेशर टेम्परेचर लिख रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स है, और फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट में क्या फर्क पड़ेगा, 4 टाइम्स। अब ऊपर डेटा पुट कर दो, T की जगह 40 पुट कर दो, और P की जगह 2P पुट कर दो, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। So diffusion coefficient becomes 4 times। ये आपका सवाल था। So diffusion coefficient will be 4 times। Diffusion coefficient becomes 4 times। ये आपका आंसर हो गया। सर एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, पहले आपका सर इजी। तो उसको एक बार और लिख लो अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो। अगर हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट को D मान ले, लेट से, तो इनिशियल डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारे लिए बना, कुछ भी कांस्टेंट होगा वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख लो कांस्टेंट टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी हटाना, तो दिस इज T बाय P, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट लिखेंगे तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, कांस्टेंट इनटू T फाइनल हो गया 4Ti, T फाइनल की जगह लिखो 4Ti अंडर रूट ऑफ 4Ti बाई 2Pi, उसका रेशियो ले लो, तो Ti और Pi कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 4 बचेगी सीधे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एक स्टेप कैलकुलेशन और लिख लो, तो आपको एकदम परफेक्टली समझ आ जाएगा। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट को D लिख लो, तो Di मतलब इनिशियल डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया, Df मतलब फाइनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया। प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लिख लो, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो अगर पूछा जाएगा तो पूरी वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर का और फाइनल टेम्परेचर इनिशियल का 4 टाइम्स है, और फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर का डबल है, तो बस 4Ti इंटू 4Ti रूट ऑफ 4Ti बाई 2Pi लिखेंगे, Df बाई Di करोगे 4 आ जाएगा सीधे, एक बार सॉल्व करोगे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है 4 टाइम्स हो गया। अगर आपको फाइनल लिखना है तो Df बाई Di की वैल्यू लिखो, ये 4 आ जाएगी सॉल्व करके। So final diffusion coefficient by initial diffusion coefficient is 4. You can say diffusion coefficient becomes 4 times, यानी आंसर जो आपसे पूछा गया वो x4 हो जाएगा। तो उसके बाद एक अगला क्वेश्चन लिखो। It's given 3 ideal gas samples in separate equal volume containers are taken and following data is given। तो आपको 3 गैसेस दे रखी हैं A, B, C, उनके प्रेशर दे रखे हैं 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दे रखा है 1600 केल्विन, 200 केल्विन, 400 केल्विन, मीन फ्री पाथ दे रखे हैं 0.6 नैनोमीटर, 0.6 नैनोमीटर एंड 0.6 नैनोमीटर, 0.04 नैनोमीटर,
मॉलिकुलर वेट्स 20, 40 एंड 80। आपको निकालना है कैलकुलेट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 for H to B to C of the following three gases and calculate the number of collisions by one molecule per second Z1। इसका भी रेशियो लिखना है फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, चलो तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो पहले में सारे पैरामीटर्स चाहिए जो जो गिवन है। तो उसमें सबसे पहले Z11 आपसे पूछा हुआ है। तो Z11 का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार स्क्वायर। अच्छा, दूसरा पैरामीटर जो आपको पता है N स्टार, वो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाला था। इट इज PNA/RT। और तीसरा पैरामीटर मीन फ्री पाथ विच इज लैम्डा इक्वल टू 1/, क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ भी गिवन है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N स्टार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N स्टार की वैल्यू निकाल लें तो ये 1/λ√2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में देखो सिग्मा नहीं गिवन है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में से। तो पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N स्टार की जगह हम लोग 1/√2 लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो Z11 के लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। Z11 विल कम आउट टू बी 1/√2 इंटू 1/√2 लैम्डा पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N स्टार की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटू U एवरेज इंटू N स्टार। अब यहाँ पे U एवरेज की वैल्यू भी पुट कर दें तो आ जाएगा 1/2 लैम्डा। U एवरेज इज √8RT/πm और N स्टार इज PNA/RT। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रेशर, टेम्परेचर, मीन फ्री पाथ और मोलर मास। तो हमें सारे डेटा उसी टर्म में रखना है, बाकी जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब हम यहाँ से हटाए दे रहे हैं। तो इफ यू सी तो Z11 इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 हटा दिया, √8R/π हटा दिया, Na हटा दिया, R हटा दिया। ठीक है, तो इसको गिवन पैरामीटर्स के टर्म में लिखेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद बच रहा है केवल P/λ टाइम्स √T इंटू M। ये प्रोपोर्शनलिटी बन गई आपकी सिंपली Z11 के लिए। बस अब रेशियो लिखना है Z11 के लिए तो बस आप वैल्यू लिखते जाओ। तो Z11A इज टू Z11B इज टू Z11C अगर लिखना है तो दिस इज इक्वल टू 1/, अब आप डेटा पुट करते जाओ। पहले वाले का मीन फ्री पाथ दिया है 0.16 और टेम्परेचर दे रखा है 1600, मोलर मास 20 और प्रेशर दे रखा है 180। बिल्कुल सही। दूसरे वाले गैस के लिए लिखेंगे तो इस टू, दूसरे वाले गैस का प्रेशर दे रखा है 2 atm, मीन फ्री पाथ 0.16, टेम्परेचर दे रखा है 200 और मोलर मास 40। और तीसरी गैस के लिए यही चीज़ लिखेंगे तो प्रेशर गिवन है 4 atm, मीन फ्री पाथ 0.04, इसके बाद टेम्परेचर देखो इसका तो गिवन है 400 केल्विन और मोलर मास है अपने पास 80। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई मेरे हिसाब से आनी चाहिए 4:1:4 ये रिजल्ट आएगा। सो Z11A इज टू Z11B इज टू Z11C की वैल्यू अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 4:1:4। नहीं सॉरी, गड़बड़ आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो फिर से देखो एक बार सॉल्व करके ये समझ में आएगा। 1:4:16। दिस कम्स आउट टू बी 1:4:16 करेक्ट। ये आएगा 1:4:16। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका सेकंड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल पर सेकंड Z1 फॉर ABC। तो अब Z1 की वैल्यू लिखनी है तो फिर से Z1 का फॉर्मूला लिख लो। तो अगर हम यहाँ पे Z1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको मीन फ्री पाथ से अगर रिलेट किया जाए
तो हमने फॉर्मूला पहले ही निकाल रखा है, एक मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू यू एवरेज अपॉन Z1। तो यहाँ से अगर हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम, ये तो यू एवरेज हो गया, इंटू 1 अपॉन मीन फ्री पाथ यानी 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसमें से भी अगर सारे कांस्टेंट हटा दूं तो Z1 प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट ऑफ T बाई एम। बस फिर से इसको ऐसे ही वैल्यू पुट कर लो, तो Z1A इज टू Z1B इज टू Z1C अगर रिपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 0.16 इंटू रूट ऑफ 1600 बाय 20 इज टू 1 बाय 0.16 into root of 200 by 40 into root of 200 by 40 is to 1 upon 0.04 under root of 400 by 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी Z1A is to Z1B is to Z1C, ये सॉल्व होके आ रहा होगा 4:1:4 आ रहा है। सो आपका आंसर इसकी वजह से हो जाएगा यस सर, आ गया। 4:1:4 मतलब आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और बढ़ा लो आप, लिखो कैलकुलेट Z11 फॉर गैस ए। तो अगर Z11 कैलकुलेट करना है तो हमने देखो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ से देखो 1 अपॉन लैम्डा रूट 8RT बाई पाई एम इंटू PNA बाई RT। बस यही फॉर्मूला लिख लो और सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें उठा के। ठीक है, करिए। तो यहाँ से देखो सॉल्व करके Z11 की वैल्यू आएगी 5.35 इंटू 10⁻37 मीटर पावर -3 सेकेंड इनवर्स, या पर मीटर क्यूब सेकेंड लिख सकते थे। ठीक है, ये आपका बाइमोलिकुलर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी Z11 निकाल ली हमने। ठीक है, विल स्टॉप हियर।